सरकार जो है हत्यारी सरकार है। तो एक मामला हो तो मैं कहूँ बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जो उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एक लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड से चक्राता विधानसभा से विधायक, साथ ही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे। 2022 एकदम नजदीक और उससे चंद दिन पहले आप सूबे के मुखिया थे और आपको दूसरा एक दायित्व पार्टी ने दिया है। तो वो दायित्व और ये दायित्व में कितना फर्क है और कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, कम हो जाती है? जैसा आपको विदित है कि हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी का असमय निधन होने की वजह से ये बदलाव हुआ है और बदलाव के रूप में मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से पराजित हुई। हम 11 विधायक चुन करके विधानसभा में आए। उस परिस्थितियों में राहुल गांधी जी ने मुझे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी और मैंने प्रयास किया, कोशिश की कि सभी कांग्रेसजनों को साथ लेकर के हम उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। मैं कांग्रेस के एक एक साथी का, एक एक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अध्यक्ष के रूप में जो प्यार, स्नेह, सहयोग कांग्रेस के लोगों ने दिया, जिनकी वजह से आज कांग्रेस इस स्थिति में है कि हम भारतीय जनता पार्टी को एक एक विधानसभा में है कड़ी चुनौती देने की स्थिति में है। बदलाव हुआ है, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन के अंदर हमने प्रयास किया, कोशिश की कि उत्तराखंड राज्य की जो समस्याएं हैं उनको हम सदन के अंदर उठाने का काम करें। और मैं कह सकता हूं कि सदन के अंदर कांग्रेस के 10 विधायक जो है 57 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी पर भारी हुए। सर, अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बयान आया कि 37 सीटें जो विधानसभा की 2022 के लिए टिकट लगभग तय हो चुके हैं 37 सीटों पर। लेकिन देखा जाए तो पूरी कमेटी बैठती है, सब लोग होते हैं उसमें, नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं और प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे जो जिम्मेदार चुनाव समिति के अध्यक्ष और सब लोग मिलकर के तय करते हैं। तो क्या वाकई 37 जो सीटें हैं उन पर चयन प्रत्याशियों का हो गया है? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये नहीं कहा कि टिकट फाइनल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम उन तमाम साथियों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे जो विकट परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ खड़े थे। और जहां तक कांग्रेस में टिकट वितरण का प्रश्न है, उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना सबको पड़ता है। और अंतोगत्वा जो सीईसी जिसकी अध्यक्षता हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी करेंगी, उसमें जो है टिकट को अंतिम रूप दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जब ये परिस्थिति आएगी तो उसके बाद जो है टिकट फाइनल होगी। सर, विधानसभा चुनाव नजदीक है क्योंकि चंद महीने रह गए हैं और ये भी फैक्ट है कि पार्टी एक विधानसभा से एक ही कार्यकर्ता को टिकट देती है। उस वक्त जो डैमेज होता है, क्योंकि और दूसरी पार्टियों में कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस में लास्ट टाइम तक दिखाई देता है कि डैमेज जो होता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। तो इस बार क्या कुछ और चीजें आ रही हैं मिलकर के, कुछ और समिति या कुछ काम कर रही है? देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल होते हैं। हर राजनीतिक दल में एक विधानसभा में कई दावेदार होते हैं और अंतोगत्वा टिकट एक व्यक्ति को मिलता है। उस समय कई बार जो है कई साथी जो है वेग में आकर के ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे पार्टी को नुकसान होता है। कोशिश रहती है दल की कि उन तमाम साथियों को जिनको टिकट नहीं मिल पाया उनको जो है हम मनाने का प्रयास करें और जब सरकार आती है उनको समायोजित करने का भी हम प्रयास करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तराखंड का एक एक साथी, कांग्रेस का एक एक साथी चाहता है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस की वापसी हो और सोनिया जी, राहुल गांधी जी के हाथों को हम मजबूत करने का काम करें। सर, हमेशा क्योंकि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो भी छिपी नहीं, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि सब लोग मंच पर एक साथ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट हो चुकी है। क्योंकि कई मंच देखे गए हैं जिसमें सभी दिग्गज जो कांग्रेस के अंग रहे हैं साझा किया है मंच। तो माना जाए इस बार का विधानसभा चुनाव पूरी निष्ठा और ताकत से पूरे लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा
कि कांग्रेस कोई 1000-2000 लोगों का राजनीतिक दल नहीं है, ये करोड़ों करोड़ लोगों का जो है दल है। और उसमें जब हम कई बार अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हैं तब कदापि आपको ये लगता है कि कांग्रेस में मतभेद है या गुटबाजी है। कोई मतभेद नहीं है, कोई गुटबंदी नहीं है। कांग्रेस का एक साथी सोनिया गांधी राहुल गांधी जी के प्रति समर्पित है, कांग्रेस को मजबूत करना चाहता है। और जब समय आता है तो हम सब लोग एक साथ खड़े होकर के जो है भाजपा या अन्य जो ताकतें हैं उनके खिलाफ संघर्ष करने का काम करते हैं, लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, और ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। अच्छा, अभी हाल ही में कई नेताओं के कांग्रेस के बयान आते कि भाजपा के कुछ लोग उनके संपर्क में हैं, लेकिन अभी तो कुछ उल्टा नजर आ रहा है। आप ही के पार्टी के विधायक पुरोला से राजकुमार, उनके जाने की बात रही है कि वो पार्टी छोड़कर के भाजपा में होने की तैयारी कर रहे हैं, और शायद आज ही की ये बात थी, लेकिन अभी 1 या 2 दिन डिले की बात हो रही है, 2 दिन के बाद वो पार्टी छोड़ने वाले। नहीं, देखिए, हमने कभी इस बात को नहीं कहा कि लोग हमारे संपर्क में हैं। और जब जब ये प्रश्न उठा मैं लगातार इस बात को कहता रहा कि राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, दरवाजे खुले रहते हैं, और उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। आपने जो जिन विधायक साथी जी का जिक्र किया, नहीं, वो कांग्रेस के टिकट पर 2017 में जीते हैं। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का काम किया है। तो ये तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इन परिप्रेक्ष्य में जो भी निर्णय होता है वो राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है। सर, 4 धाम की बात है, क्योंकि उत्तराखंड देवों की भूमि है, देवस्थानम बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि देवस्थानम बोर्ड का गठन, और कांग्रेस की तीखी नाराजगी भी सदन में भी नजर आई और बाहर भी उसका विरोध किया। सरकार अगर आती है 2022 उपसो की कांग्रेस सरकार बना रही है, जैसे कि आपके सब नेता आप कह रहे हैं, तो क्या भंग की जाएगी? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने देवस्थानम बोर्ड जो है सदन के अंदर लाने का काम किया जी, और जब ये विधेयक सदन में आया तो कांग्रेस ने पुरजोर इसका विरोध किया, और हमने सरकार से आग्रह किया कि इस विधेयक को लाने से पूर्व जो है आप हकों से, तीर्थ पुरोहितों से, स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करें ताकि उनकी भावनाओं के अनुरूप जो है ये विधेयक सदन के अंदर आए। लेकिन सत्ता पक्ष जो है सत्ता के मद में मदमस्त होकर के इस विधेयक को लाए और उन्होंने बहुमत के आधार पर इसको पारित करने का काम किया। जब ये विधेयक पारित हुआ, हमने सदन के अंदर भी इसका विरोध किया और सदन के बाहर भी। हम जब तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे थे उसमें भी हमने भाग लिया और तीर्थ पुरोहितों से हमने इस बात को कहा कि निश्चित रूप से 2022 में जो कांग्रेस की सरकार आएगी, हम इस जो विधेयक को जो है सरकार ने लाया है इसको तीर्थ पुरोहित और स्थानीय हक हकूकदारी, स्थानीय लोगों की भावनाओं के अनुरूप जो है हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम इस विधेयक को भी जो है निरस्त करने का काम करेंगे। सर, 2000 में राज्य गठन हुआ था, तो 2 टर्म आपकी सरकार और 2 टर्म बीजेपी की भी थी। भू कानून की शुरू से ही बात होती आ रही है कि भू कानून लागू किया जाए। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज होती है, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है कांग्रेस, अब यूकेडी, सब दलों ने कहीं ना कहीं आवाज भू कानून को। तो भू कानून पर क्या क्या होना चाहिए? देखिए, भू कानून के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि 2002 में जब हमारी सरकार बनी, जिसका नेतृत्व जो है नरेंद्र तिवारी जी जैसा व्यक्तित्व कर रहा था जी, और उनकी सरकार के समय में हमने निर्णय लिया कि हम इस प्रदेश के अंदर जो है 500 स्क्वायर मीटर जमीन जो है खरीदने का जो बाहर के लोग हैं उनको अलाउ करेंगे जी। उसके बाद खंडूरी जी की सरकार आएगी, उन्होंने इसको 250 मीटर करने का किया है। लेकिन आज फिर बीजेपी की सरकार है, उन्होंने असीमित अधिकार जो है भूमि खरीदने का दे दिया है, और जिसका जो है पूरे प्रदेश में भी विरोध हो रहा है और कांग्रेस ने भी उसका विरोध किया है। और हम कहना चाहते हैं कि हम इस प्रदेश के अंदर उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप भू कानून बनाने का काम करेंगे ताकि उस भू कानून के माध्यम से जो है उत्तराखंड की भूमि को जो है बचाया जा सके। सर, एक अहम सवाल हो रहा है और सूबे के सभी लोग चाहते भी हैं और पार्टी के लोग भी चाहते हैं, आप भी सूबे से हैं, 2000 के बाद क्या मजबूरियां रही कि स्थायी राजधानी हो, अभी तक उत्तराखंड को नहीं दे पाए? कांग्रेस ने भी चाहा है, बीजेपी ने भी चाहा है कि स्थायी राजधानी हो, हालांकि गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात हुई थी लेकिन उसको ग्रीष्मकालीन तक ही सीमित कर दिया। तो क्या माना जाए 2022 के बाद एक राज्य को स्थायी राजधानी मिलने वाली है? देखिए,
जब राज्य बना जी। तो निश्चित रूप से उस समय जो केंद्र की सरकार थी उसका दायित्व बनता था, जिस तरीके से 2 अन्य राज्यों की राजधानी को उन्होंने घोषित किया था तो उत्तराखंड की राजधानी को भी घोषित करना चाहिए था जी। लेकिन उस समय जो है केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून को बनाने का काम किया। तमाम आंदोलनकारी इस बात का विरोध कर रहे हैं, उस समय भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जनभावनाओं के अनुरूप जो है राजधानी का निर्माण होना चाहिए। और उसी के दृष्टिगत जब हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार ने गैरसैंण के अंदर जो है टेंट के अंदर विधानसभा की सत्र आहूत करने का काम किया। और आज हम भराड़ीसैंण में कह सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है उसको खड़ा करने का काम कांग्रेस की हुकूमत ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। और हम कह सकते हैं कि हमने भराड़ीसैंण को या गैरसैंण को विकसित करने का काम किया और समय आने पर जो है कांग्रेस इस पर निर्णय ली थी, लेकिन हम सत्ता से बाहर चले गए। जिन लोगों के हाथों में सत्ता गई उन्होंने भराड़ीसैंण को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। लेकिन एक प्रश्न हम पूछना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, बताएं एक दिन भी क्या ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण से संचालित की? तो ये असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। 2022 में उत्तराखंड के लोग अगर कांग्रेस को जो है मौका देंगे इस प्रदेश में सरकार बनाने का तो तदनुसार जो है हम निर्णय लेंगे। क्या मुद्दे हैं सर इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में जिनको लेकर के आम जनमानस के बीच कांग्रेस जा रही है? देखिए मुद्दों की कमी नहीं है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जब 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। लोगों ने सोचा कि डबल इंजन की सरकार होगी तो शायद विकास और तेजी से होगा। किसानों से वादा किया था कि हम सरकार में अगर आएंगे तो किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है ये उत्तराखंड जिसको हम देवभूमि कहते हैं, इस देवभूमि में एक नहीं लगभग 19 और 20 किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर चुन तक नहीं लगी। नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया था, महंगाई को कम करने का वादा किया था, लेकिन महंगाई आज चरम पर है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जिस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ के गए थे आज वो 1000 रुपये में आमजन को मिल रहा है। जो खाने का तेल था वो जो तेल जो है जो 60 रुपए लीटर था 200 रुपए लीटर हो गया। महंगाई अपने चरम पर है। गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। एक और वो कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर महंगाई ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। आपके सामने वो कानून को लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं, तीर्थपुरी सड़कों पर विरोध करने का काम कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, विकास के कार्य पूरी तरीके से जो है अवरुद्ध है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी और 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने का वादा किया था। 4.5 साल हो गए, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं। आपके सामने है कि कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार के साथ साथ जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कुंभ में जो के दरमियान जो है कोरोना की महामारी फैली, कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोने का काम किया है। तो सरकार जो है हत्यारी सरकार है। तो एक मामला हो तो मैं कहूँ बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। इन तमाम विषयों को लेकर के जो है हम आम जन के बीच में जाएंगे और हम चाह रहे हैं, हमने परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की है। उस परिवर्तन यात्रा में जिस तरीके से लोगों का जन सैलाब उपड़ करके इस परिवर्तन यात्रा में सम्मिलित होने का काम कर रहा है, वो द्योतक है इस बात का, वो सबूत है इस बात का कि लोगों ने 2022 में परिवर्तन का मन बना लिया है। सर एक चीज उत्तराखंड की अगर एक्चुअल बात करें तो पहाड़ों में बसता है उत्तराखंड, प्लेन का कुछ पार्ट है। उसके बावजूद भी अगर जब मानसून सत्र आता है तो लोगों का आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है। सड़क इस बार जो हालात रहे हैं, पुल तक गिरे हैं और सड़कों पर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, और कई लोगों की मौत भी हुई है। तो क्या तभी आंखें खुलती हैं सरकार की जब मानसून सत्र, उससे पहले तैयारियां क्यों नहीं होती? नहीं, देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में जो परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी हैं कि जब हम सड़क निर्माण करते हैं जी, तो सड़क निर्माण के बाद जो है जब बरसात का मौसम आता है तो लगातार जो है भूस्खलन होता रहता है, बादल फटने की घटनाएं होती हैं। हमने 2013 की आपदा को भी देखा
है। बिल्कुल। इस तरह की आपदाएं आती हैं, लेकिन देवी आपदा प्रबंधन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर कोई इस तरह की घटना घटित होती है तो तत्काल प्रभाव से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाने का काम सरकार करे। तो मैं कह सकता हूँ कि हमने 2013 की आपदा को भी झेला, उस आपदा से उभरने का भी काम किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देवी आपदा की जो नॉर्म्स है भारत सरकार की, उसमें बदलाव करने का काम सरकार करे और देवी आपदा प्रबंधन को मजबूत करे, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है कि जो हमेशा पर्वतीय क्षेत्र में लगातार होती है। सर, अब आपकी विधानसभा की बात कर लें, छतरपुर विधानसभा, क्या लोगों का प्यार अभी भी बरकरार जो 2017 में रहा है वो अभी भी बरकरार है, या लोगों में नाराजगी भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है? देखिए, मैं आज जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, इस मुकाम पर खड़ा करने का काम जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र चकुता के लोगों का, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं अपने दल का, जिस दल से मैं हूँ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का भी बड़ा आभारी हूँ कि आज जो जिम्मेदारी मुझे मिली है वो उसका निर्वहन मैं कर रहा हूँ। आपने कहा कि चकुता के लोगों में नाराजगी है या नहीं, मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरी ताकत के साथ ये कोशिश की, ये प्रयास किया कि हम चकुता को विकास के रास्ते में आगे ले जाने का काम करें, जिसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए। लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है कि कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विरोध में होते हैं। अब आप कह रहे हैं कि साहब अब भी क्या स्थिति है, ये तो 2022 बताएगा कि क्या स्थिति है। सर, 2022 के लिए अगर टिकट की बात, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित कांग्रेस ने हमेशा करती है 2017 के विधानसभा, तो क्या लगता है इस बार रेशियो रहने वाला है क्या परसेंटेज? क्योंकि महिला भी ज्यादातर मांग करेंगी, सरिता ऐसी बात कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश होगी कि महिलाओं को कुछ विधानसभा क्षेत्र में टिकट दिलाया जाए। नहीं, कांग्रेस हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती आ रही है और महिलाओं को टिकट भी देती आ रही है। और हमारी राष्ट्रपति सोनिया गांधी जी ने तो कहा था इस बात को कि अगर हम प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सरकार में आएंगे तो हम लोकसभा और विधानसभा में भी जो है महिलाओं को जो है आरक्षण देने वाला जो बिल है उसको पारित कराने का काम करें। और आज भी सोनिया जी कहती हैं, सरकार से कहती हैं कि आप इस बिल को लाइए, कांग्रेस इस बिल का समर्थन करने का काम करेगी। लेकिन ये नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार महिलाओं को जो है प्रतिनिधित्व देने का काम कर रहे हैं और आगे भी हम जो है इस दिशा में कदम उठाएंगे। सर, एक सवाल मेरा जाते जाते आपसे है, क्योंकि विधानसभा बिल्कुल नजदीक है, तो कार्यकर्ता जो हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? क्योंकि ये सबको पता है कि टिकट एक विधानसभा से एक ही कार्यकर्ता को जाएगा, जो नाराजगी है लोग उसको दूर करने के लिए क्या संदेश आप करें? देखिए, जब टिकट वितरण की बात आती है तो स्वाभाविक बात है, टिकट तो एक व्यक्ति को मिलना है, सबको मिल पाना संभव नहीं है। कोशिश हमारी रहती है, प्रयास हमारा रहता है कि हमारे प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं और तमाम उत्तराखंड राज्य के जो वरिष्ठ कांग्रेस के साथी हैं, वो इस बात का प्रयास करते हैं कि कम से कम नुकसान जो है कांग्रेस को जो है हो और डैमेज कंट्रोल का जो हम प्रयास करते हैं। और मैं तो उत्तराखंड के कांग्रेस जनों से कहना चाहता हूँ कि सबको टिकट मिल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो टिकट से महरूम रह जाए, जब सरकार आती है तो निश्चित रूप से हम उनको जो है कहीं ना कहीं पर जो है उनका जो प्रतिभा है उस प्रतिभा का जो है सरकार में समायोजन करने का काम करते हैं। ये विश्वास हम उनको दिलाना चाहते हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आज उत्तराखंड राज्य के अंदर अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो सोनिया जी, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होते हैं और 2024 की जो लड़ाई हमारे सामने है, उस 2024 की लड़ाई को जो है हम और तेजी के साथ कर सकते हैं। और मुझे यकीन है, भरोसा है कि उत्तराखंड के कांग्रेस के लोग निश्चित रूप से 2022 की मित्रता को समझते हुए 2024 पर विजय पाने के लिए पूरी तरीके से जो है सोनिया जी और राहुल जी खातों को मजबूत। सर, बस जाते जाते आपसे सवाल, जो 2017 के विधायक जो बागी हुए थे, जिन्होंने सरकार गिराने का काम भी किया था, तो कुछ अब इच्छा जाहिर कुछ की नजर भी आ रही है जो पार्टी में वापस आना चाहते हैं। हाल ही में रायपुर विधायक उमेश शर्मा गाँव, जो कांग्रेस गोत्र के ही, उन्होंने भी अपनी पीड़ा पिछले 5 सालों की कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आकर के बताई है, तो क्या वापसी संभव है ऐसे लोगों की? देखिए, राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं है। देश के अंदर ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिस राजनीतिक दल से लोग जाते ना हो या जिस राजनीतिक दल में लोग आते नहीं। ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है और लोकतंत्र की खूबसूरती है।
आपने कहा कि जो साथी हमको छोड़ करके गए थे वो वापस आना चाहते हैं। जब वो साथी वापस आने की बात करेंगे, जब ये परिस्थितियां उत्पन्न होगी, तो निश्चित रूप से इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, और जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो सबको मान्य होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी समाचार इंडिया से खास बात कर रहे थे उत्तराखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, जिन्होंने विभागी से बताया उत्तराखंड 2022 का विधानसभा चुनाव पूरी सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और एक एक कार्यकर्ता जोर तोड़ से पूरी कोशिश कर रहा है, और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। देवस्थानम बोर्ड के बारे में बात की गई और कई मुद्दों को लेकर के जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उनके ऊपर बात की गई प्रीतम सिंह साहब से, जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए और कहा कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। आप देखते रहिए समाचार वन इंडिया, मुझे दीजिए इजाजत।